रेफरेंस वर्ष 2017 के लिए विश्व बैंक की पीपीपी रिपोर्ट जारी। $1 पर 20.65 रुपए है भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी। चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। लक्ष्य पाने में असफल रही सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी यह योजना। गांवों में बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना था योजना का मकसद। लगातार छठी बार आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रही इस बार की थीम। UNHCR की वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी। पिछले 10 सालों में करीब 100 मिलियन लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। 2019 के आखिर तक करीब 79 मिलियन लोग हुए विस्थापित। और अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला। इन स्पेस के गठन को मिली मंजूरी। अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास के लिए निजी हाथों को मिलेगा बढ़ावा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विश्व बैंक ने ICP के तहत रेफरेंस वर्ष 2017 के लिए नई PPP जारी की है। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन यापन की लागत में अंतर को दिखाया गया है। वैश्विक स्तर पर 176 अर्थव्यवस्थाओं ने ICP यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के 2017 साइकिल में हिस्सा लिया। ICP संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग की देखरेख में दुनिया भर में डेटा संग्रह की सबसे बड़ी पहल है। इसका मकसद PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधियों का तुलनात्मक आंकड़ा देना है। भारत ने 1970 में इसकी स्थापना के बाद से लगभग सभी दौरों में हिस्सा लिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के लिए राष्ट्रीय ICP गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन करता है। सकल घरेलू उत्पाद स्तर पर 2017 में भारतीय रुपए की PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी प्रति अमेरिकी डॉलर 20.65 रुपए है। यानी कि अमेरिका में कोई व्यक्ति $1 में जितनी वस्तु या सेवाओं को पा सकता है उसे भारत में पाने के लिए 20.65 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जबकि इस समय में अगर एक्सचेंज रेट को देखें तो $1 की कीमत 65.67 रुपए रही। 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था PPP के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% रही। इसके मुताबिक भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। PPP के आधार पर देखा जाए तो वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग यानी ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु में एक CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार इस तरह के प्लांट्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाने पर विचार कर रही है। अगर इन प्लांट्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ऋण मुहैया कराया जाएगा तो न केवल इन प्लांट्स को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सतत ईंधन का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। MSME क्षेत्र के लिए सरकार ने जिस हालिया पैकेज की घोषणा की है उससे भी CBG प्लांट्स की फंडिंग में मदद मिलेगी। इससे पहले भी सरकार CBG के लिए स्कीम ला चुकी है। 2018 में सतत यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें 2023 तक देश के 5000 संयंत्रों से 15 मिलियन मीट्रिक टन CBG के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बायोगैस बनाने के लिए कृषि अपशिष्टों, मवेशियों के गोबर, गन्ने का जूस बनाने से प्राप्त अपशिष्ट, नगर निगम ठोस अपशिष्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट जैसे कुछ बायोमास का एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन यानी अवायविक अपघटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों को एक कंटेनर में भरकर सूक्ष्म जीवों से अपघटित किया जाता है। तैयार बायोगैस शुद्ध होती है और इसके जरिए हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को हटा दिया जाता है। इसके बाद इसे कंप्रेस किया जाता है जिससे CBG बनती है। इसमें 90% से ज्यादा मीथेन होती है। वहीं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण मुहैया कराना। RBI ने अपने नियमों में तय किया है कि घरेलू अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों और ऐसे विदेशी बैंकों जिनकी 20 या उससे अधिक शाखाएं हैं उन्हें कुछ हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र की फंडिंग में लगाना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में RBI ने कृषि,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात साख, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा को रखा है। हाल ही में उर्जित पटेल को NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उर्जित पटेल विजय केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल ने 22 जून को पदभार संभाला और इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। इससे पहले वे RBI के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। विजय केलकर ने अध्यक्ष पद के लिए उर्जित पटेल का नाम सुझाया था, जिसे NIPFP की गवर्निंग बॉडी ने अपनी सहमति दी। इस गवर्निंग बॉडी में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, RBI और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और स्पॉन्सर्ड एजेंसियों के सदस्य भी शामिल होते हैं। NIPFP की स्थापना वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। यह भारत का प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय की भूमिका निभाता है। इसका प्रमुख कार्य पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति में अनुसंधान को आगे बढ़ाना और केंद्र व राज्यों की सरकार को आर्थिक मामले में सलाह देना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना पर एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के मद्देनजर स्वतंत्र अध्ययन के लिए किए जाने वाले कॉमन रिव्यू मिशन का हिस्सा था। अध्ययन के मुताबिक इस योजना का कोई खासा प्रभाव नहीं देखा गया है। साथ ही यह अपने मकसद को पूरा करने में भी असफल रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए कई गांवों में सांसदों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के फंड का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ जगहों पर सांसदों ने एक्टिवली अवसंरचना विकास में योगदान तो दिया, लेकिन योजना पूरी तरह प्रभावकारी नहीं रही। इस चलते इन गांवों को भी आदर्श गांव नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया था। इस योजना में गांवों के एकीकृत विकास के तहत कई क्षेत्रों मसलन कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पर्यावरण और आजीविका आदि को शामिल किया गया है। विकास के लिए ग्राम पंचायत को आधारभूत इकाई माना गया है। बीते दिनों देश की शीर्ष अदालत ने भारत में चुनावी प्रक्रिया पर एक और अहम फैसला सुनाया। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला 2018 में उत्तर प्रदेश की एक जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के संबंध में दिया था। याचिकाकर्ता ने उसके मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन होने की शिकायत दर्ज की थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आधार है। किसी भी मतदाता की पसंद स्वतंत्र होनी चाहिए और गुप्त मतपत्र इस बात को सुनिश्चित करता है, लेकिन यह मतदाता की इच्छा पर भी निर्भर करता है कि वह इस बात का खुलासा करना चाहता है या नहीं कि उसने किसे वोट दिया। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतपत्र की गोपनीयता संवैधानिक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। यह कानून की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह मतदाता के मतपत्र की गोपनीयता को सुरक्षा दे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 का जिक्र किया। इस धारा के अनुसार यह विशेषाधिकार मतदाता का है कि वह अपने मत की गोपनीयता बनाए रखे। बीते 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम तय की थी। जाहिर सी बात है कि इस बार की थीम कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तय की गई। यह छठी बार था जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 2014 में हुए UN महासभा के 69वें सत्र में मान्यता मिली और हर साल 21 जून को इस दिवस के रूप में मनाने पर सहमति बनी। इसके लिए महासभा ने रिजोल्यूशन 69/131 पारित किया था। संस्कृत भाषा से निकले योग शब्द का मतलब है जोड़ना या एक साथ होना। यह मानव के शरीर और उसकी चेतना के एक होने का प्रतीक है। योग का जन्म भारत में हुआ है, जो कि एक बहुत प्राचीन शारीरिक, मानसिक और धार्मिक अभ्यास है। योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 2019 में आयुष मंत्रालय ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल जारी किया था। इसमें योग साधना में प्रसिद्ध कुछ अभ्यासों जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंध, मुद्रा, सत्कर्म, युक्ताहार, मंत्र जाप, युक्त कर्म को शामिल किया गया था। हाल ही में UNHCR ने वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की।
20 जून को आयोजित विश्व शरणार्थी दिवस से 2 दिन पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के अंत तक 79.5 मिलियन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए। रिपोर्ट की माने तो कम से कम 100 मिलियन लोगों को पिछले एक दशक में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है, यानी 2010 से जबरन विस्थापन लगभग दोगुना हो गया है। इसके अलावा दुनिया के 80% विस्थापित लोग खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से प्रभावित देशों या क्षेत्रों से हैं। इनमें से कई देश जलवायु और अन्य आपदा जोखिम का भी सामना कर रहे हैं। दुनिया के 3/4 से अधिक शरणार्थी दीर्घकालिक विस्थापन की स्थितियों में फंस गए हैं। लगभग 85% शरणार्थी विकासशील देशों में जाकर बसे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 5 देशों सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार की सीमाओं से विस्थापित लोगों की संख्या 2/3 है। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में सभी प्रमुख विस्थापित और शरणार्थी आबादी को शामिल किया गया है, जिसमें 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी भी शामिल हैं। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को 1950 में बनाया गया था। इसका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद करना था जो अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। 1954 में UNHCR ने यूरोप में अपने शानदार काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता। चीन ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की मंशा जाहिर की है। इस निर्णय पर विचार करने के लिए चीन की विधायिका में मतदान किया गया। ATT यानी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए 2014 में लागू की गई। इसके अंदर छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों तक के व्यापार को विनियमित किया जाता है। इसका एक उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हथियारों के प्रसार को रोकना भी है। संधि के मुताबिक सदस्य देशों को हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के रिकॉर्ड रखने जरूरी होते हैं। साथ ही अगर किसी जगह पर मानवाधिकारों के उल्लंघन या नागरिकों पर हमलों में हथियारों का उपयोग किए जाने की संभावना हो तो वहां हथियारों की बिक्री को रोकना भी इसका मकसद है। ATT में भारत सहित कुल 104 देश शामिल हैं। आपको बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हालिया अध्ययन के मुताबिक चीन अब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को लेकर एक संकल्प पारित किया है। इस संकल्प में ईरान द्वारा NPT सुरक्षा समझौते और अतिरिक्त प्रोटोकॉल को लागू करने में IAEA के साथ पूरी तरह सहयोग करने की बात कही गई है। साथ ही संकल्प में IAEA के अनुरोधों को तुरंत पूरा करने की बात भी है। यह संकल्प फ्रांस, जर्मनी और UK द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे बहुमत से स्वीकार किया गया है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल में ईरान द्वारा अपने 2 जगहों पर IAEA को जाने से रोकने की बात को भी शामिल किया गया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी फोरम है। यह परमाणु प्रौद्योगिकी के सेफ, सिक्योर और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पाने में भी मदद मिल सके। IAEA को 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी के विविध उपयोगों से उत्पन्न उम्मीदों और भय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। NPT यानी परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि परमाणु हथियार वाले देशों द्वारा निरस्त्रीकरण की एकमात्र बाध्यकारी संधि है। यह बहुपक्षीय संधि 1970 में लागू हुई। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। भारत सहित पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिण सूडान और उत्तर कोरिया जैसे देश NPT में शामिल नहीं हैं। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अहम फैसला लिया गया। सरकार ने अंतरिक्ष विभाग में एक नए निकाय इन स्पेस के गठन को मंजूरी दी है। नए निकाय के गठन को मंजूरी देने का उद्देश्य भारत की तरफ से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी हाथों की भागीदारी को बढ़ाना है। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर निजी क्षेत्र को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना के उपयोग में मदद करेगा। यह देश की नोडल राष्ट्रीय इकाई होगी जो भारतीय उद्योगों द्वारा उपग्रह और रॉकेट बनाने या लॉन्चिंग सेवाएं देने के मामलों को देखेगी। इसरो अध्यक्ष के सिवान के मुताबिक इस निकाय का गठन अगले 3 से 6 महीनों के भीतर कर दिया जाएगा। यह स्वायत्तता के साथ काम करेगा और इसका अपना एक अध्यक्ष और बोर्ड होगा। इसरो नए निकाय से अपने तकनीकी अनुभव साझा करेगा,
जबकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। इन स्पेस ही निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों को रेगुलेट करेगा। बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका पहला वर्जन इस साल अप्रैल में लॉन्च हुआ था। युक्ति यानी यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल कोरोना वायरस के मद्देनजर ही शुरू किया गया था। यह पोर्टल कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियों को कई आयामों से कवर करता है। इस पोर्टल के जरिए मंत्रालय की कोशिश है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शोधकर्ताओं को अपनी तकनीक को एडवांस बनाने के लिए मदद की जा सके। जबकि युक्ति 2.0 पहल का मकसद है कि वाणिज्यिक क्षमताओं से लैस तकनीकों और स्टार्टअप से जुड़ी सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से एक जगह लाया जा सके। युक्ति 2.0 पहले संस्करण का ही विस्तार है और यह कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़े अहम विचारों की पहचान करने में भी मददगार है। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कारगर साबित होगी, बल्कि यह देश में नवाचार और अकादमिक संस्थाओं में उद्यमिता की संस्कृति को भी मजबूत करेगी। यह प्लेटफॉर्म हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार प्रणाली की वास्तविक स्थिति को दिखाएगा, जिससे सरकार को यह पता चल सकेगा कि देश में नवाचार को मजबूत करने के लिए किस तरह के फैसले लेने की जरूरत है। बीते 24 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके साथ ही उन्होंने निक्षय प्रणाली से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज भी जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में देश भर में लगभग 24.04 लाख टीबी मरीज नोटिफाई किए गए। यह आंकड़ा 2018 के मुकाबले 14% अधिक है। रिपोर्ट में कुछ और भी अहम बातें सामने आई हैं, जैसे निक्षय प्रणाली के तहत टीबी के ऑनलाइन नोटिफिकेशन के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया गया है। निजी क्षेत्र में नोटिफिकेशंस की संख्या में 35% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की उपलब्धता आसानी से हुई है, इसलिए 2019 में ऐसे बच्चों के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है जिन्हें टीबी के साथ डायग्नोज किया गया है। 2019 में यह बढ़कर 8% तक हो गया है। यह आंकड़ा 2018 में 6% था। टीबी के सभी मरीजों के एचआईवी परीक्षण में भी वृद्धि देखी गई है। 2018 में यह आंकड़ा 67% था, जो 2019 में बढ़कर 81% हो गया। 4.5 लाख से ज्यादा DOT सेंटर यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सेंटर आज देश भर के लगभग सभी गांवों में उपचार दे रहे हैं। रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि जिस तरह टीबी से लड़ने के लिए सभी ने सामूहिक जिम्मेदारी निभाई है, वह भारत को 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य के पास ले जाता है। वैश्विक स्तर पर यह लक्ष्य 2030 रखा गया है। निक्षय 2 शब्दों से मिलकर बना है, नि और क्षय। इसमें नि का मतलब समाप्त करना और क्षय का मतलब टीबी, यानी निक्षय से मतलब टीबी को समाप्त करने से है। निक्षय टीबी नियंत्रण के लिए वेब आधारित रोगी प्रबंधन प्रणाली है। इसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम का नाम बदलकर अब संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया है। निक्षय प्रणाली का विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी डिवीजन ने किया है। इसमें राष्ट्रीय सूचना केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत कार्यालय की मदद ली गई। निक्षय प्रणाली राष्ट्रीय टीबी निगरानी प्रणाली के तौर पर भी काम करती है। अब कोरोना से जुड़ी एक खबर देखते हैं। कुछ हफ्ते पहले ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने TrueNAT मशीनों के उपयोग को अपनी मंजूरी दी थी ताकि कोविड-19 का पुख्ता परीक्षण किया जा सके। यह मशीन गोवा की एक कंपनी ने तैयार की थी। कुछ सालों पहले इस मशीन को ट्यूबरकुलोसिस की जांच करने के लिए विकसित किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद देश के अलग अलग राज्यों से इस मशीन की मांग तेज हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परंपरागत RT-PCR परीक्षण किए जा सकें। RT-PCR का पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। आइए समझते हैं कि TrueNAT मशीन कैसे काम करती है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह भी जानना होगा कि परंपरागत PCR टेस्ट किस तरह काम करता है। PCR एक ऐसी विधि है जिसके जरिए किसी सैंपल में DNA से विशेष जीन को कैप्चर किया जाता है। इसके बाद कई सारी केमिकल प्रोसेस से उस जीन की संख्या को कई गुना कर दिया जाता है। इससे चमकते रंगों के जरिए जीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। वर्तमान में जिन PCR टेस्ट की मदद ली जाती है उनका इस्तेमाल
दूसरे तरह के वायरस का पता लगाने में भी किया जाता है जो रियल टाइम पर काम करते हैं। SARS-CoV-2 जिसमें डीएनए नहीं होता लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल होता है, यही वायरस कोविड-19 होने की वजह बनता है। टेस्ट में जीन के कैप्चर किए जाने से पहले ही RT-PCR इन आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए मॉलिक्यूल में बदल देता है। TrueNAT मशीन एक चिप आधारित RT-PCR किट है जो बैटरी से चलती है। शुरू में यह केवल SARS-CoV-2 वायरस में ई जीन की पहचान करता है। इसी जीन की वजह से वायरस को गोलाकार आवरण बनाने में मदद मिलती है। ई जीन के साथ डिटेक्ट किए गए सैंपल्स को बाद में RT-PCR टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है ताकि कोविड-19 की पुष्टि की जा सके। नई RT-PCR मशीनें वायरस के आरएनए में पाए जाने वाले RDRP एंजाइम को डिटेक्ट कर सकती हैं। RDRP यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काफी परिवर्तनशील एंजाइम हैं जो जीनोम के दोहराव के लिए जरूरी होते हैं। बीते दिनों चीन के क्वांटम उपग्रह ने पहली बार पूरी तरह से सुरक्षित और लंबी दूरी के संदेशों को भेजने में सफलता हासिल की। यह सफलता संचार सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी। चीन का मेसियस दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह है और कई वर्षों से क्वांटम एन्क्रिप्शन पर काम कर रहा है। मेसियस सुरक्षित संचार लिंक को स्थापित करने के लिए फोटॉन्स यानी प्रकाश के कणों को पृथ्वी पर भेजता है। इस तकनीक का उपयोग करके लंबी दूरी का सुरक्षित संचार संभव है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कोई भी संचार मेसियस के जरिए नहीं किया गया है। मेसियस ने केवल एन्क्रिप्शन की को बनाया और वितरित किया है। इस तकनीक में उपग्रह इंटेंगल्ड यानी मुड़े हुए फोटोन के जोड़े के लिए स्रोत की तरह काम करता है। इंटेंगल्ड फोटोन के गुण आपस में जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो। यदि आप एक फोटोन में कुछ बदलाव करते हैं तो दूसरा उसी तरह उसी समय प्रभावित होगा। इंटेंगलमेंट आधारित क्वांटम की वितरण क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के सबसे सुरक्षित रूपों में से एक है। यदि आप एन्कोडिंग संदेशों के लिए की बनाने के लिए दो इंटेंगल्ड कणों में से एक का उपयोग करते हैं तो केवल दूसरे कण वाला व्यक्ति उन्हें डिकोड कर सकता है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक फोल्डस्कोप क्लिनिकल माइक्रोस्कोप का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अध्ययन के निष्कर्षों को माइक्रोस्कोपी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। फोल्डस्कोप एक सस्ती ओरिगेमी आधारित माइक्रोस्कोपी डिवाइस है जो पेपर क्लिपिंग की एक चेन से बना है। डिवाइस द्वारा किसी नमूने की जांच के लिए स्पेसिमेन स्लाइड को इससे अटैच करते हैं, फिर डिवाइस से जुड़े मोबाइल फोन कैमरा के जरिए इसे देखा जा सकता है। फोल्डस्कोप की क्लिनिकल उपयोगिता को साबित करने के लिए कई रोगियों के नमूनों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के मुताबिक ओरल और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की जांच में फोल्डस्कोप काफी उपयोगी है। इससे गुर्दे की पथरी की जांच भी आसानी से की जा सकती है। यहाँ तक कि इस उपकरण का उपयोग करके कोई भी आसानी से अपने घर पर ही गुर्दे की पथरी की स्थिति को एक साधारण ग्लास स्लाइड, एक फोल्डस्कोप और एक फोन की मदद से देख सकता है। इससे हर संभव गुर्दे की पथरी को बुरी स्थिति में पहुंचने या सर्जरी से बचाया जा सकता है। जांच में आसानी और कम लागत को देखते हुए फोल्डस्कोप को ओरल हेल्थ और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की प्राथमिक जांच के लिए या व्यक्तिगत स्वास्थ्य निगरानी उपकरण के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में दुनिया भर के शोधकर्ताओं की एक टीम विश्व के ओशियन फ्लोर के करीब 20% हिस्से की मैपिंग कर लौटी। विश्व के कुछ वैज्ञानिक 2030 तक पूरे ओशियन फ्लोर की मैपिंग के लिए निपॉन फाउंडेशन GEBCO सीबेड 2030 प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इसे 2017 में यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया था। बीते 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे पर टीम ने 1/5 हिस्से की मैपिंग पूरी कर ली है। इस दौरान शोधकर्ताओं ने ओशियन फ्लोर के अध्ययन के महत्व का जिक्र किया। टीम के मुताबिक ओशियन फ्लोर के आकार और उसकी गहराई को मापने की प्रक्रिया को बिटिमेट्री कहते हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जिससे ओशियन सर्कुलेशन, ज्वार, जैव हॉटस्पॉट जैसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानने में मदद मिलती है। इससे हमें नेविगेशन, सुनामी के पूर्वानुमान, तेल और गैस निष्कर्षण प्रोजेक्ट, अपतटीय पवन चक्की लगाने, मत्स्य संसाधन और तली पर केबल और पाइपलाइन बिछाने में काफी मदद मिलती है। बेथिमेट्री से जो डेटा मिलता है वह आपदा जैसी स्थिति में काफी मददगार होता है। वहीं ओशियन फ्लोर मैप जलवायु परिवर्तन को समझने में भी कारगर साबित होगा। महासागरीय कैनियन और जलमग्न ज्वालामुखी महासागरीय जल और महासागरीय धाराओं के
ऊर्ध्वाधर मिश्रण को प्रभावित करते हैं। यह मिश्रण ठंडी और गर्म सागरीय जल के बीच कन्वेनर यानी वाहक का काम करता है, जिससे मौसम और जलवायु में बदलाव आते हैं। जलवायु परिवर्तन ने इन जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित किया है। इसके आगे भी यह मैपिंग जलवायु परिवर्तन और समुद्र जलस्तर का पूर्वानुमान करने में मदद करेगी। नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के साथ मिलकर बीते 24 जून को डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का मकसद भारत के लिए एक ऐसी परिवहन प्रणाली को विकसित करना है जिससे कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो। यह प्रोजेक्ट देश में परिवहन से होने वाले उत्सर्जन के आकलन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा। इससे सरकार को वर्तमान और भविष्य में होने वाली परिवहन गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी। वहीं परिवहन से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। सरकार के मुताबिक भारत में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के उद्देश्यों के मुताबिक ही है। यह DTEE यानी डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज का ही हिस्सा है। DTEE दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में परिवहन विकार्बनीकरण का समर्थन करता है। भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को इसके वर्तमान सदस्य हैं। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम एक अंतर सरकारी संगठन है। USA, रूस, चीन और भारत सहित वर्तमान में इसके 60 सदस्य हैं। परिवहन नीति को लेकर परिवहन मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन भी यही फोरम आयोजित करता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सभी तरह के परिवहन के माध्यमों को कवर करता है। कुछ दिनों पहले NCPOR ने आर्कटिक सागर में पिघलती बर्फ को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट से हैरान करने वाली बात सामने आई है कि जुलाई 2019 में आर्कटिक सागर के बर्फ में पिछले 41 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। रिपोर्ट में ऐसा होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग को बताया गया है। इसके चलते स्थानीय स्तर पर वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादल बनने और वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। आर्कटिक सागर बहुत ही संवेदनशील इंडिकेटर है जिससे आसानी से यह पता चल सकता है कि जलवायु में किस तरह का और कितना बदलाव आ रहा है। आकलन बताता है कि अगर ऐसी ही स्थिति बरकरार रही तो 2050 तक यहाँ बर्फ नहीं बचेगी, क्योंकि 1979 से 2018 के बीच हर 10 साल में बर्फ -4.7% की दर से पिघली है। जुलाई 2019 में तो यह दर बढ़कर -13% हो गई। चूंकि आर्कटिक बर्फ जलवायु परिवर्तन की संकेतक है, इसलिए अगर यहाँ बर्फ कम होती है तो इसका जलवायु प्रणाली के दूसरे कंपोनेंट्स जैसे जलवाष्प, ऊष्मा की रोकथाम, समुद्र और वायुमंडल के बीच होने वाले आदान प्रदान आदि पर भी असर दिखेगा। NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शोध और विकास संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन और समन्वय के लिए की गई थी। ध्रुवीय और समुद्र विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाना, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्रों मैत्री एवं भारती और आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री का प्रबंधन करना NCPOR के प्रमुख कार्य हैं। मंत्रालय द्वारा अनुसंधान में लगाए गए समुद्रयान ORV सागर कन्या का प्रबंधन करना भी इसी संस्थान का काम है। फिशिंग कैट को संरक्षित करने के लिए ओडिशा ने 2 साल के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है। राज्य सरकार इन्हें केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकणिका नेशनल पार्क में रखेगी। वन विभाग के मुताबिक इस निशाचर प्रजाति के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं और न ही इन्हें इस तरह का संरक्षण दिया जाता है जैसा कि मगरमच्छों को। इन्हें संरक्षित करने का मकसद यह है कि लोग इनके प्रति जागरूक हों। IUCN इन्हें अपनी रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त मानता है, यानी जंगलों में इनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह प्रजाति निशाचर प्रकृति की है, इसलिए इन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है। यही वजह है कि इनके सही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, जिसके लिए अब रात्रि के समय में सर्वे किया जाएगा। फिशिंग कैट्स मछलियों, केकड़े और जलीय झींगों आदि को अपना भोजन बनाती हैं। कभी कभी भोजन के लिए ये मवेशियों पर भी हमला कर देती हैं, जिससे इंसानों के साथ भी कई बार संघर्ष देखा गया है। ये अपना ज्यादातर समय उष्णकटिबंधीय वनों या मैंग्रोव वनों में जलीय स्थानों के पास बिताती हैं। भारत में यह प्रजाति निचले हिमालय में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत के मैंग्रोव वनों में देखी जाती है। लेकिन जंगलों में इनकी संख्या अब कम होती जा रही है,
क्योंकि आर्द्र भूमियों और उनके अनुकूल आवासों को लोग खत्म करते जा रहे हैं। खासकर ओडिशा में झींगा माफियाओं ने झींगा फार्म बनाने के लिए यहाँ की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों और मैंग्रोव वनों को नष्ट कर दिया है। इन्हें संरक्षण देने के लिए साइट्स यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ने इस प्रजाति को अपेंडिक्स 2 में रखा है, जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में भी यह शामिल है ताकि शिकार से इन्हें बचाया जा सके। हालिया दिनों में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने समुद्र विज्ञान से जुड़ा एक बड़ा अध्ययन किया है। NCPOR ने एक सूक्ष्म समुद्री शैवाल कोकोलिथोफोर्स पर विश्लेषण किया है। अध्ययन में बताया गया है कि दक्षिण हिंद महासागर में महासागरीय कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता में कमी आई है। महासागरों में CaCO3 में कमी से डायटम्स की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। डायटम्स एक कोशिकीय शैवाल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायटम्स की सांद्रता बढ़ने से कोकोलिथोफोर्स के विकास और उनकी कंकाल नुमा संरचना पर असर पड़ेगा। कोकोलिथोफोर्स भी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिनकी मौजूदगी महासागरों की ऊपरी परत पर होती है। ये लाखों वर्षों से समुद्री पारितंत्र और वैश्विक कार्बन चक्र के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये शैवाल समुद्री फाइटोप्लैंक्टन को और सख्त बनाते हैं। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन खुले महासागरों में CaCO3 के लगभग 40% हिस्से का उत्पादन करते हैं, जबकि वैश्विक कुल समुद्री प्राथमिक उत्पादकता का 20% हिस्सा भी इन्हीं से बनता है। कोकोलिथोफोर्स शैवाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल और महासागरों से CO2 का उपभोग कर उसे हटाने का काम करते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए ये शैवाल जितने CO2 का उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा उसका अवशोषण करते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक गर्मियों की शुरुआत और अंत में इन शैवालों की विविधता में कमी आती है, जिसकी बड़ी वजह डायटम शैवाल में वृद्धि है। डायटम शैवाल में वृद्धि तब होती है जब जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री बर्फ टूटते हैं और महासागरों में अम्लीकरण बढ़ जाता है। दक्षिण महासागर के जल में सिलिकेट की सांद्रता में वृद्धि भी इसकी बड़ी वजह है। टीम ने बताया कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उप अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्य ग्रीष्मकाल के दौरान इन शैवालों में अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी वजह है सिलिकेट की कम सांद्रता, कम तापमान और कम लवणीयता। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी जैव विविधता पर गलत असर पड़ रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो इसका सीधा असर समुद्री पारितंत्र पर भी दिखाई देगा। आइए अब मैपिंग सेक्शन पर डालते हैं नजर। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसके पश्चिम में तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटतम पड़ोसी देश है। न्यूजीलैंड में 2 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ये दोनों द्वीप कुक जलसंधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणी द्वीप में स्थित पर्वतों को दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। दक्षिणी आल्प्स माउंटेन रेंज में स्थित माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। स्टीवर्ट द्वीप यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फेवियोक्स जलसंधि इसे दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। उत्तरी द्वीप में बहने वाली वांग नुई नदी न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। माओरी जनजाति के लंबे संघर्ष के बाद इस नदी को इंसानों की तरह साल 2017 में लीगल स्टेटस दिया गया था। आज का हमारा मैप रूस से संबंधित है। हाल ही में RIC देशों की वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई थी। RIC देशों में रूस, भारत और चीन शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। वित्त मंत्रालय ने जून की तिमाही में भारत के करंट अकाउंट के सरप्लस होने की उम्मीद जताई है। इसकी वजह लॉकडाउन में घरेलू उद्योगों द्वारा आयात में आई कमी को माना जा रहा है। सरप्लस का मतलब है कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से कम रहा है।
जल्द ही राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रहा है। इसका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को रियायती दरों पर 2 बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना गैर सरकारी संगठनों की मदद से चलाई जाएगी और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से इसे मॉनिटर किया जाएगा। बीते दिनों कोविड-19 परीक्षण की पहुंच बढ़ाने के लिए देश का पहला मोबाइल आई लैब लॉन्च किया गया। आई लैब यानी इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब को देश के आंतरिक दुर्गम भागों में खोला जाएगा। लैब एक दिन में 25 RT-PCR और 300 ELISA परीक्षण करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसमें TB, HIV के परीक्षण की भी सुविधा मौजूद रहेगी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। सरकार ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह निर्णय घरेलू बाजार के लिए पर्याप्त स्टॉक रखने के बाद लिया गया है। दरअसल देश में HCQ की उत्पादन क्षमता लगभग 10 करोड़ टैबलेट प्रति माह से 3 गुना बढ़कर लगभग 30 करोड़ टैबलेट प्रति माह हो गई है। बीते दिनों भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया। एक्सपो 22 से 26 जून तक चला। यह एक नई शुरुआत लाने वाली यह भारत का पहला सबसे बड़ा वर्चुअल एक्सपो है। 5 दिनों के लिए आयोजित इस एक्सपो ने मुख्य रूप से आयुष और कल्याण, चिकित्सा उपकरणों, मेडिकल टेक्सटाइल और कंज्यूमेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स और हाइजीन व सैनिटाइजेशन पर सबका ध्यान केंद्रित किया। बीते 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने वाला एक संकल्प अपनाया था। सिकल सेल विकार बीमारियों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इस बीमारी में किसी व्यक्ति में सामान्य रूप से गोल और लचीली रक्त कोशिकाएं कठोर और दरांती के आकार यानी सिकल शेप की हो जाती हैं। सरकार ने जेम पर विक्रेताओं के लिए नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उसे बनाने वाले देश का नाम डालना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। प्लेटफॉर्म पर खरीदार अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देख सकते हैं। साथ ही नए मेक इन इंडिया फिल्टर के द्वारा अपनी प्राथमिकताओं से मेल खाने वाली स्थानीय सामग्री से बने उत्पादों का चुनाव भी आसानी से कर सकते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर 1000 KIC यानी खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की बात सामने आई है। इसकी शुरुआत मौजूदा वित्त वर्ष में 100 KIC खोलने से होगी। इन केंद्रों को खेल जगत के पुराने चैंपियंस द्वारा चलाया जाएगा या फिर उन्हें कोच के रूप में चुना जाएगा। इससे पूर्व खिलाड़ियों के लिए आजीविका सुनिश्चित होगी। साथ ही भारत के खेल विकास में उनका योगदान भी मिल सकेगा। सरकारी अनुदान का लाभ उठाने के लिए खिलाड़ियों को इन केंद्रों में पूर्णकालिक प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से शामिल होना होगा। बीते दिनों तमिलनाडु के कोडुमानल में खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों से मेगालिथिक संस्कृति में मृत शरीर को दफनाने से जुड़े रीति रिवाज और उनकी आफ्टर लाइफ की अवधारणा का पता लगा है। दरअसल खुदाई में मृतक को दफनाने वाली जगह से 10 बर्तन और कटोरे मिले हैं जो कि शायद मृतक के साथ आफ्टर लाइफ उपयोग में लाए जाने के लिए रखे होंगे। इससे पहले हुई खुदाई से यह पता चला था कि यह स्थल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच व्यापार सह औद्योगिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। केंद्र ने सभी शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को RBI की प्रत्यक्ष देखरेख में लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में ये बैंक RBI और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दोनों द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। केंद्र का यह कदम जमाकर्ताओं की पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। दरअसल कुछ समय से इन बैंकों में धोखाधड़ी के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में हुए EAG प्लेनरी बैठक ने यूरेशियन क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जोखिम मूल्यांकन की कार्यप्रणाली और सूचना संग्रह के तरीकों को मंजूरी दी है। EAG यानी द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म FATF की तरह का एक क्षेत्रीय निकाय है। इसमें कुल 9 देश बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
जल्द ही झारखंड मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। हालांकि ओडिशा सरकार ने भी शहरी गरीबों के लिए एक रोजगार योजना शुरू की है, लेकिन यह अप्रैल से सितंबर तक केवल 6 महीने के लिए है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना नाम से शुरू होने वाली झारखंड की यह योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। यदि राज्य 100 दिनों का काम देने में विफल रहता है तो नई योजना में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान होगा। और बीते दिनों चीन ने अपने बेइदू सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने 1990 के दशक से इस उपग्रह प्रणाली को विकसित करना शुरू किया था। अक्टूबर 2000 में इसने पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था। बेइदू चीन का GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। GNSS वैश्विक या क्षेत्रीय आधार पर स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करता है। चीन के अलावा यूरोपियन संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास, अमेरिका का GPS, भारत का नाविक और जापान का QZSS भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।